सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर है फर्स्ट भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। देखो भौगोलिक विचारधाराओं का जो इतिहास है इसमें यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड का टॉपिक है वो है भूगोल में द्वैतवाद। देखो भूगोल में द्वैतवाद में प्रश्न बन के आया है भूगोल में द्वैतवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था तथा इसी में टॉपिक में से एक अन्य दूसरी साल भूगोल में नियतिवाद और संभववाद विचारधाराओं की आलोचनात्मक तुलना कीजिए। ये 2015 में पूछा गया था परीक्षा में और एक ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से दो बार अलग अलग प्रश्न पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हम भूगोल में द्वैतवाद में पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद की बात करते हैं। तो भौगोलिक संकल्पना के इतिहास में मानव तथा प्रकृति की अंतःक्रिया के अध्ययन से संबंधित हम पहले परिचय की बात करते हैं। तो भौगोलिक जो संकल्पनाओं के अंतर्गत अध्ययन से संबंध में विभिन्न उपागमों और चिंतन धाराओं का विकास हुआ है। इस प्रकार प्रकृति तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंध यानी अंतरक्रिया की व्याख्या में मानव या प्रकृति के महत्व भूमिका के आधार पर मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं की प्रक्रिया है। तो निम्नलिखित विचारधाराएं कौन कौन सी है उसके संदर्भ में देखो। नंबर फर्स्ट विचारधारा है नंबर फर्स्ट जो विचारधारा है वो नियतिवाद। नियतिवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद भी बोला जाता है। तो देखो नंबर फर्स्ट बात कर रहे हैं नियतिवाद। नियतिवाद मूलतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ था। कब हुआ था ये? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। उत्तरार्ध के अंदर नियतिवाद शुरू हुआ था। नियतिवाद विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है। ये कैसी है? जर्मन विचारधारा है जो मानव प्रकृति अंतःक्रिया की व्याख्या प्रकृति यानी पर्यावरण को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रिया की नियंत्रण मानकर करती है। मुख्य रूप से इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति की विशिष्ट देन है। यानी प्रकृति की क्या है? मनुष्य विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण स्थिति उच्चावच जलवायु अफवाह प्राकृतिक जलाशय मिट्टी एवं खनिज वनस्पति जीव जंतु आदि द्वारा नियंत्रित होती है। नियतिवादी विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक दशाएं मानव के शारीरिक गठन एवं रूप रंग से लेकर उनके भोजन वस्त्र आश्रय आदि प्राथमिक आवश्यकताओं विभिन्न मानव व्यवसायों समाज एवं संस्कृति आदि का भी निर्धारण करती है। मनुष्य प्रकृति का अनुचर एवं दास है। यानी प्रकृति के मनुष्य को अपने अनुचर या उसका दास मानती है तथा जो प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ही आचरण करने के लिए बाध्य होता है। यानी आप प्रकृति को कुछ तरह से चेंजेस कर सकते हो पर पूरी तरह से उसमें बदलाव नहीं ला सकते हो। इस विचारधारा के समर्थक प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों को सर्वाधिक सशक्त तथा प्रभावशाली मानते हैं। अतः नियतिवाद को पर्यावरणवाद या पर्यावरण नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। देखो हम बात करते हैं नियतिवाद की पृष्ठभूमि की।
पृष्ठभूमि। अब देखो इसके अंदर नियतिवाद उन महत्वपूर्ण भौगोलिक विचारधाराओं में से एक है जो किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध तक मान्य रही। यानी ये जो नियतिवादी विचारधारा, जो जर्मन विचारधारा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध तक मान्य रही है। नियतिवाद विचारधारा की जड़ें अत्यंत प्राचीन और गहरी है। प्राचीन काल में मानव जीवन तथा समस्त मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक पर्यावरण का नियंत्रण अधिक था और उस समय मानव सामान्य प्रकृति, धूप, वर्षा, आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़, भूकंप आदि की कृपा पर आश्रित रहता था। यानी पहले की बात करें तो हम मानव क्या करता था, प्रकृति से द्वारा प्रदत्त चीजों पे ही निर्भर करता था। जिस प्रकार से कृषि, पशुपालन, आखेट आदि क्रियाएं प्रकृति द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होती थी। यानी हम बता सकते हैं कि ये प्रकृति द्वारा बिल्कुल से नियंत्रित है। अगर कृषि के लिए पानी वगैरह सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, अगर तापमान नियमित नहीं होगा, जलवायु उसके अनुकूल नहीं होगी, तो क्या होगा, प्रकृति के यानी वो कृषि हो नहीं पाएगी। आदि क्रियाएं प्रकृति का पूर्णतः नियंत्रण रहती है। मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र तथा आश्रय के लिए बहुत कुछ प्रकृति पर ही निर्भर करता है। यानी मनुष्य बहुत सी संसाधनों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर है। वह अनेक प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं जैसे ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान आदि से भयंकर रहता था। अपनी असमर्थता तथा प्रकृति की सफलता के कारण मनुष्य प्रकृति की अवहेलना करके या उसके साथ छोड़-छाड़ करके सुचारू रूप से जीवन निर्वाह नहीं कर सकता था। यही कारण था कि प्राचीन भारतीय तथा यूनानी रोमन विचारकों ने मानव तथा मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव को ही दर्शाया था मुख्य रूप से। अब है प्राकृतिक शक्तियों की प्रबलता को देखते हुए प्राचीन भारतीय दार्शनिकों तथा विचारकों ने विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों या तत्वों को देवी देवताओं का स्वरूप प्रदान करके उनकी पूजा अर्चना करने को प्रेरित किया करते थे। इसे धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। यानी पिछले कोई भी जो घटना होती थी प्रकृति में, मुख्य रूप से जिस प्रकार से कि कोई ज्वालामुखी आ गया तो उसको वो क्या करते थे, देवता स्वरूप या देवी देवताओं के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करते थे। या किसी जैसे जलवायु की प्रकाश या अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती थी तो भी ईश्वरीय नाराजगी मानते थे वो लोग उस टाइम पे प्राचीन नियतिवाद विचारधारा के अंदर। हिंदू जो आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया, हिंदू धर्म ग्रंथों में सूर्य, अग्नि, वायु, जल, पत्थर, वृक्ष, पशु आदि प्राकृतिक शक्तियों को पूजनीय बताया गया, क्योंकि मनुष्य इनकी कृपा से ही सुचारू रूप से जीवन व्यतीत कर सकता है। ईसा से 400 वर्ष पूर्व यूनानी विचारक हिप्पोक्रेटस ने आराम पसंद एशियाई लोगों तथा मेहनती यूरोपीय निवासियों को उनके पर्यावरणविदता का परिणाम बताया था। हेरोडोटस ने लिखा था इसी पर। हेरोडोटस देखो ने क्या लिखा था कि मिस्र की सभ्यता का विकास वहां की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही संभव हो पाया था। अरस्तु ने मानव जीवन पर प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव की व्याख्या करते हुए लिखा था कि अरस्तु ने इसी बारे में कि यूरोप के अपेक्षाकृत बड़े देशों के निवासी बहादुर किंतु बुद्धि तथा तकनीकी कुशलता में क्षीण होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अन्य की तुलना में वे अधिक लंबे समय तक स्वतंत्र रहते हैं, किंतु वे राजनीतिक संगठन करना चाहते हैं और पड़ोसियों पर शासन करते हैं। इसके विपरीत एशिया के लोग बुद्धिमान और कुशल होते हैं, किंतु आत्मबल की कमी के कारण उनकी स्थायी दशा पराधीन तथा दासता की होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे मध्यकाल। मध्यकाल में विभिन्न अरब भूगोलवेताओं ने भी मानव जीवन पर प्राकृतिक दशाओं के प्रभावों की व्याख्या पर अधिक बल दिया गया। अब प्रसिद्ध अरब भूगोलवेता अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरसी, इब्न बतूता, इब्न खालदून आदि ने मानवीय क्रियाओं तथा मानव समाजों के विकास पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों को ही दर्शाने का प्रयास किया। स्ट्रैबो से लेकर
वारेनियस तथा इमैनुअल कांट तक परंपरागत रूप से प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित मानते थे। यानी ये जितने भी वैज्ञानिक है ये प्रकृति को क्या मानते थे, अपने नियंत्रक मानते थे, यानी प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब है इसकी पृष्ठभूमि के आगे इसका वास्तविक विकास देखो। वास्तविक विकास तो रेडजेल ने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव जीवन की व्याख्या पर्यावरणीय दशाओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया, जिसके कारण रेडजेल को प्रमुख नियतिवादी भूगोलवेत्ता माना जाता है। इसी के अनुसार रेडजेल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रकृति, पर्यावरण मानव जीवन के विभिन्न पक्षों, मानव संस्कृति तथा सामाजिक संगठन की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस समय तक भौगोलिक चिंतन में नियतिवादी विचारधारा की प्रमुखता मुख्य रूप से थी। इस प्रकार रेडजेल ने एंथ्रोपोग्राफी के प्रथम खंड में प्रकृति केंद्रित पद्धति का प्रयोग किया था। इसका दूसरा खंड 1891 के अंदर का पारित हुआ। दूसरा खंड 1891 में मानव जाति का भौगोलिक वितरण मानव केंद्रित परिदृष्टि पर से लिया गया था और इसमें मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय प्रभावों का विश्लेषण मुख्य रूप से किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में अमेरिकी कुमारी एलन चर्चिल सैमुअल ने नियतिवाद का प्रबल समर्थन तथा खूब प्रचार प्रसार किया तथा 1911 के अंदर कुमारी सैमुअल ने 1911 में भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव यानी इनफैक्ट ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव जो बुक थी इसको प्रकाशित किया था। पुस्तक के आरंभ में ही सैमुअल ने लिखा था, यानी जब ये पर्यावरण के भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव है ये बुक 1911 में प्रकाशित की तथा इसके फर्स्ट पृष्ठ पर इन्होंने लिखा था। देखो क्या लिखा था, मानव भूतल की उपज है। मानव किसकी उपज है? भूतल की उपज है। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी मिट्टी की धूल है, बल्कि यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके कार्यों को निर्धारित किया है, उसके विचारों को दिशा प्रदान की है, उसके सम्मुख कठिनाइयां उपस्थित की है, जिन्होंने उसके शरीर को शक्ति और उसकी बुद्धि को तीव्रता प्रदान की है, उसको सिंचाई और नौकायान की समस्या प्रदान किया है और उसके साथ ही उसके समाधान के लिए संकेत को भी बता दिया गया है। वह उसकी हड्डी और ऊतक में उसे मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। अरस्तु, मोंटेग्यू, अल-मसूदी, अल-बरूनी, अल-इदरसी, इब्न बतूता, इब्न खालदून, स्ट्रैबो, वारेनियस, इमैनुअल कांट तथा हम्बोल्ट, डार्विन, हैकेल, डिमोलियन, बक्कल, रिटर, रेडजेल, सैमुअल, हंटिंगटन आदि ने मानव पर पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार किया है। मुख्य रूप से रेडजेल, बक्कल, सैमुअल, हंटिंगटन नियतिवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे थे। अब बात करते हैं देखो इसकी आलोचना। आलोचना की बात करते हैं, इसमें है 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ही मानवीय क्रियाकलापों पर बल दिया जाने लगा था। यानी मुख्य रूप से इन्हीं जो कार्यकलाप है इनपे सबसे ज्यादा बल दिया जाने लगा था। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने नियतिवाद की विभिन्न आधारों पर कटु आलोचनाएं की और मानव शक्ति, कौशल तथा क्रियाकलापों में आस्था व्यक्त की। आलोचकों का मुख्य आधार यह है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो अन्य जीवों की भांति प्रकृति से पूर्ण नियंत्रण में नहीं रह सकता। फ्रांसीसी आलोचकों के अनुसार मनुष्य पर्यावरण का एक सक्रिय कारक है। कौन सा बताया? सक्रिय कारक बताया। किसको बताया? मानव। सक्रिय कारक मुख्य रूप से बताया।
जो प्राकृतिक पर्यावरण के नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं है, बल्कि उसमें इतनी बुद्धि, कौशल तथा क्षमता विद्यमान है कि उनके प्रयोग से वह प्राकृतिक दशाओं में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी मनुष्य क्या करता है, प्रकृति को पूर्ण रूप से जो नियंत्रक है उसको स्वीकार नहीं करने देता है, और उतना उसमें तकनीकी कौशल आ गया किसमें, मनुष्य में, कि उसमें बदलाव कर देता है। समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले अलग अलग प्रदेशों में मानव का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास प्राय समान रूप से नहीं होता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण टुंड्रा प्रदेश एक जैसी जलवायु पाई जाती है। अगर यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, बिल्कुल शीत, यानी एक जलवायु वहां पे पाई जाती है, एक समान जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। एक समान जलवायु पाई जाने के कारण, किंतु ग्रीनलैंड के आदिवासी एस्किमो जाति यूरेशिया के समयुद्ध याकुत्सुकी आदि जातियों से अधिक विकसित है। मनुष्य पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित तो होता है, किंतु वह अपनी शक्ति तथा कौशल से आवश्यकता अनुसार उसमें मुख्य रूप से परिवर्तन भी कर देता है। तो ये मानव की तकनीकी ज्ञान से या विभिन्न प्रकार के कौशलों से इस प्रकार से संभव हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। जिस प्रकार से इन दोनों में, मनुष्य के अंदर तथा प्रकृति के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या होता रहता है, मध्य में सामंजस्य यानी क्रिया प्रतिक्रिया का होता रहता है। इसी वजह से जो इतनी जटिल होती है कि यह तय कर पाना अत्यंत कठिन है कि एक का प्रभाव कहां समाप्त होता है और दूसरे का प्रभाव कहीं से आरंभ होता है। आज विश्व का जो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक स्वरूप विद्यमान है वह केवल प्राकृतिक पर्यावरण का ही परिणाम नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय क्रियाकलापों का भी योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भूतल पर खेत, बागान, ग्राम, नगर, सड़कें, रेल मार्ग, पुल, कल कारखाने आदि असंख्य ऐसे वस्तुएं विद्यमान है जो मानव निर्मित अथवा उनके द्वारा संशोधित है। अतः मानव प्रकृति संबंध की व्याख्या में मानव पर्यटकों की पूर्ण और अपेक्षा अवास्तविक तथा अनुचित मुख्य रूप से मानी गई है। मानव जीवन में प्राकृतिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका में विश्वास करने के साथ ही स्वयं रेडजेल ने अपनी रचनाओं में निरंतरता इस बात पर बल दिया। मुख्य रूप से रेडजेल ने कहा है कि मानवीय विकास में ऐतिहासिक संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में जहां चारों ओर मानवीय क्रियाकलापों का साम्राज्य व्याप्त है और मानव प्रकृति का नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है, कठोर नियतिवाद की सार्थकता भी समाप्त हो गई है। वर्तमान में अधिकांश भूगोलवेत्ता उक्त नियतिवाद को स्वीकार नहीं करते हैं और जो नियतिवाद विचारधारा के समर्थक है वे भी मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण नहीं बल्कि प्रभाव ही स्वीकार करते हैं। तो पूर्ववर्ती वर्षों में कठोर नियतिवाद को संशोधन करके इस नवीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिसे नव नियतिवाद के नाम से जाना गया है। इसके संक्षिप्त निष्कर्ष में कह सकते हैं कि ये जो नव नियतिवाद था, यानी पुराने समय में यानी प्राग ऐतिहासिक काल में मानव है वो प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानता था, पर धीरे धीरे मानव ने चेंजेस कर लिया और उसमें इतना चेंजेस कर लिया कि वर्तमान में अगर नियतिवाद की देख सके तो वर्तमान नियतिवाद के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो प्रभाव देती है वो मनुष्य की क्या रह गए, केवल प्रभाव ही रह गए हैं, वो बिल्कुल से उसमें चेंजेस परिवर्तन कर सकता है। तो ठीक है, अब देखो सेकंड है संभववाद। संभववाद, पॉसिबिलिज्म। संभववाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा। ये कौन सी है? फ्रांसीसी विचारधारा है।
फ्रांसीसी विचारधारा है जो मानव पर्यावरण संबंध अंतःक्रिया की व्याख्या में मानव प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। ब्लांस ने नेतृत्व में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक से ही मानव क्रियाकलापों में आस्था व्यक्त करने लगे थे। उनके अनुसार पूर्वज प्रचलित जर्मन जो नियतिवाद की आलोचनाएं की और मानव की स्वतंत्रता तथा उसकी कार्य कुशलता के महत्व पर बल दिया गया। उनका मानना था कि मनुष्य पर्यावरण का एक अत्यंत सक्रिय तथा शक्तिशाली कारक है जो उसके क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक भूदृश्य में परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। यानी इस विचारधारा के कारण मुख्य मूल क्या था कि मनुष्य है प्रकृति का एक कारक है और वो किसमें चेंजेस करता है, अपने द्वारा बनाए गए सांस्कृतिक भूदृश्य बनाता है और चेंजेबल करता है, जो अपनी क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो सांस्कृतिक दृश्य हैं वो देखो कौन कौन से हैं। इसमें नंबर फर्स्ट आ जाता है विभिन्न प्रकार के ग्राम, नगर तथा सड़कें, बाग बगीचे, खेत एवं फसलें, कल कारखाने आदि मानव कुशलता तथा क्रियाकलापों के ही परिणाम है। इनके अनुसार वर्तमान मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित नहीं बल्कि उसके अपने विवेक तथा कुशलता से प्राकृतिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। मानवीय प्रयत्नों तथा क्रियाकलापों को प्रधानता प्रदान करने वाली इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। यानी मानव क्या करता है, हर चीज को संभवशील में परिवर्तन करना चाहता है। पर्यावरण तो एकमात्र थोड़ा सा प्रभाव रह गया है। अब इसमें देखो वाइडर जो लाप्लास ने है, लाप्लास महोदय ने इसी पर कुछ कहा है। लाप्लास को संभववाद का प्रतिपादक, यानी ये संभववाद क्या है, प्रतिपादक माना जाता है। फेब्रे, ब्रून्स, डिमाजिया आदि अनेक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने इसका प्रबल समर्थन किया। फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया। इनके अनुसार मनुष्य स्वयं समस्या और समाधान हल दोनों है तथा प्रकृति उसकी उद्देशिका मात्र है। ब्लांस ने मनुष्य के विवेक की और मानव शक्ति में आस्था व्यक्त की है। उनका मत था कि प्रकृति ने कोई ऐसी निश्चय मार्ग नहीं तय कर रखा है कि जिस पर चलने के लिए मनुष्य को विवश होना पड़े। यानी प्रकृति एक ऐसा मार्ग नहीं बताती है कि इसी रास्ते से आप चलो, कि बिल्कुल से ये मार्ग बिल्कुल आपको विवश, प्रकृति विवश नहीं कर रही है। मनुष्य अपने हिसाब से चेंजेस करके चलता रहता है। इसके बाद उनका मत था कि बल्कि प्रकृति मनुष्य के सामने अनेक साधन और संभावनाएं प्रस्तुत करती है जिसका प्रयोग करके मनुष्य प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। यानी प्रकृति क्या देती है, साधन और संभावनाएं। किसके सामने, मानव के बीच में, मानव के सामने साधन और संभावनाएं देती है जिनमें मानव किस प्रकार से चले, स्वतंत्र होकर चले, कोई बाइंडेशन नहीं है। मनुष्य अपनी क्षमता, कौशल तथा आवश्यकता उनका उपयोग कर सकता है। प्रकृति द्वारा प्रस्तुत अनेक संभावनाओं में से अपनी क्षमता तथा आवश्यकता उपयोगी संभावना का चयन करता है। इस चयन में वह प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं बल्कि स्वतंत्र होता है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके सांस्कृतिक पर्यावरण का सर्जन करता है। यानी भौतिक पर्यावरण को बदलकर किसका करता है, सांस्कृतिक वातावरण को बनाता है। ब्लांस के शब्दों में देखो, ब्लांस ने अपने शब्दों में क्या कहा है इसके बारे में कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक शैलाकार से अधिक नहीं हो सकता। कि प्रकृति क्या देती है, मनुष्य को सलाह देती है, यानी अनुभव करा देती है कि इस रास्ते पे चलो या इस पे रास्ते पे चलो। फ्रांसीसी ल्यूएन फेब्रेन ने संभववाद शब्द का सर्वप्रथम 1922 के अंदर 1922 के अंदर जो फेब्रे है, इन्होंने लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का शब्द दिया है। संभववाद शब्द दिया था। इन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय परिवर्तनों तथा कार्यों को प्राथमिकता एवं महत्वपूर्ण प्रदान किया। फेब्रे ने लिखा है, देखो फेब्रे ने क्या कहा है, मुख्य रूप से
इन्होंने भी इसके बारे में कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि स्वतंत्र संभावनाएं विद्यमान है और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में अनेक प्रयोग का निर्णायक भी है। इसी के अनुसार डिमाजिया के अनुसार मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील रहती है। ईसा बोमेन के अनुसार इसी प्रकार ईसा बोमेन ने कहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता है। पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क में परिवर्तित हो जाते हैं जिस प्रकार मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील हो जाती है। संक्षेप में हम संभववाद को कह सकते हैं कि संक्षेप में संभववाद में समर्थकों के मतानुसार मनुष्य में इतनी शक्ति तथा कौशल विद्यमान ये है कि वह प्रकृति का नियंत्रण नहीं, क्योंकि वह प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकता के अनुसार मोड़ लेता है या उसको परिवर्तन कर लेता है या बदल देता है। उदाहरण उनका दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह अपनी क्षमता तथा विवेक से सब कुछ संभव करने के समर्थ में है। इतना अवश्य है कि मनुष्य प्रकृति से सहयोग प्राप्त करता है और उसे प्रभावित भी होता है किंतु उसके नियंत्रण में कदापि नहीं है। अब बात करते हैं इसकी आलोचना की। आलोचना की अगर नियतिवाद की बात की, संभववाद भी अतिशयवादी था, अतिशयवादी है। संभववाद के समर्थकों ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान और प्रकृति का विजेता सिद्ध करने का प्रयास किया है जो निश्चय ही अतिशयवादी है। वास्तव में मानव पर्यावरण का अभिन्न अंग है और वह पर्यावरण के प्रभावों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता है। मानव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास चाहे जितना कर ले वह प्रकृति के प्रभावों से एकदम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता और उस पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने में भी सक्षम नहीं हो सकता। अनुपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों जैसे टुंड्रा अतिशीत प्रधान प्रदेश है, सहारा जैसे अतिशुष्क प्रदेश, कांगो बेसिन जैसे अतिआर्द्र प्रदेश और ऊंचे नीचे पर्वतीय प्रदेश मानव क्रियाओं का संचालन और उस प्रकार नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार उपयुक्त जलवायु दशा वाले मैदानी प्रदेशों में मनुष्य स्वतंत्र या असीमित बल्कि सीमित है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि जहाँ पे अनुकूल दशाएं पाई जाती है उनके उसका जहाँ पे विपरीत दशाएं पाई जाती है उनको चेंजेबल करना मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरह पे चेंज करते हैं पूरी तरह से चेंजेस नहीं कर पाते हैं। अतः मानव अपनी समुचित सामाजिक आर्थिक विकास हेतु प्रकृति की पूर्ण अवहेलना या मनमानी नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो वह उसके भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। यानी मानव अपने कौशल व तकनीकी से कुछ चेंजेस तो कर सकता है, अगर ज्यादा चेंजेस करेगा तो प्रकृति क्या करती थी, भयंकर परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की महामारी या जलवायु परिवर्तन या अपन कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि होना या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ जाती है। निरंतर बढ़ती पर्यावरणीय अवनमन तथा प्रदूषण की समस्याएं मनुष्य के मनमानी तथा कृत्यों का ही परिणाम है। नई नई खोज के द्वारा मनुष्य प्रकृति के पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है और नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकता है, किंतु वास्तविक में इतना विस्तृत तथा अंतहीन है कि इसके प्रति मानव जिज्ञासा का कभी अंत न हो पाना कठिन नहीं बल्कि असंभव है। प्रकृति की प्रतिकूलता, हम कह सकते हैं कि प्रकृति की प्रतिकूलता प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण विश्व के अनेक बड़े बड़े भूखंड अत्यधिक शीतलता जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक, अत्यधिक सहारा, अत्यधिक आर्द्रता एवं उष्णता, भूमध्य रेखीय वर्षावन आदि के कारण है। निर्जन प्राय है। ये तथ्य मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर घोषित करते हैं। वर्तमान काल में मानव गर्मी में बचाव के लिए मकान को
कृत्रिम रूप से शीतल कर सकता है और सर्दी से बचने के लिए उसे गर्म कर सकता है। वह कृत्रिम ताप, आर्द्रता तथा प्रकाश की व्यवस्था करके पौध घर में मनचाही फसल उगाने में सफल हो सकता है, किंतु किसी स्थान पर विशिष्ट प्रदेश की जलवायु या मौसमी दशाओं को नियंत्रित करके उसको बदल नहीं सकता, यानी पूरी तरह से वह उसको कुछ जगहों पर वो चेंजेस कर सकता है, छोटे स्तर पर अपने आप को चेंजेस कर सकता है। ये संभववाद में बताया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों पर ध्यान न देकर अथवा प्रकृति की अवहेलना करके मनुष्य अपने को ही क्षति करता है, अपने को ही नुकसान पहुंचाता है। अतः मनुष्य को प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं बल्कि उससे आवश्यक सहयोग प्राप्त करना चाहिए। संभववादी विचार ने आर्थिक मानव को प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके कारण उनके प्राकृतिक संसाधन नष्ट प्राय हो चुके हैं। अनेक प्रकार की विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिससे स्वयं मानव जाति के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः मानव जाति की भलाई के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करने या उसके अंधाधुंध शोषण के स्थान पर अब उसके संरक्षण पर ध्यान देना अनिवार्य हो गया है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया संभववाद और तथा पर्यावरण निश्चयवाद या जिसको नियतिवाद भी बोलते हैं। नियतिवाद तो ठीक है, ये था प्रकृति और मानव संबंधों के साथ में नियतिवाद यानी निश्चयवाद और संभववाद की जो आलोचनाएं थी यही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और उसके लिए धन्यवाद।